Hello everyone. On 3rd of August 2022, GST department came up with three different circulars. Out of those, today we'll be discussing circular number 178, which is on GST applicability on compensation, liquidated damages received and the penalties. Okay. So this point is specifically covered in Schedule 2 of CGST Act. But before coming to Schedule 2, we have to see the definition of supply. For anything to be taxed, first it should be a supply. Schedule 2 only says whether that supply will be supply of goods or services, because in many cases there is confusion whether it should be considered as a good or service. So in that case, Schedule 2 will help us to identify whether it is goods or services. When we see para 5 point E of Schedule 2, which says about 3 points: agreeing to do an act, agreeing to not to do an act, or you can say refrain from doing an act, या फिर टॉलरेटिंग एन एक्ट। भाई इन तीन चीजों को लेके जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया गया इस सर्कुलर में। ओके, तो किन पे ये एप्लीकेबल होगा एग्जैक्टली, किन पे नहीं होगा, विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। विल नॉट बी गोइंग इनटू मच टेक्निकल, जस्ट ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फॉर टेक्निकल विल बी मेकिंग अनदर वीडियो इन विच विल बी गोइंग इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। सो बेसिकली व्हाट दिस पॉइंट सेज, भाई कोई काम करने के लिए, नहीं करने के लिए या टॉलरेट करने के लिए जो कंसिडरेशन मिलेगा, दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। बट वेरी क्लियरली वन पॉइंट इज सेड इन दिस सर्कुलर कि पहले आपको सप्लाई चेक करना है और फिर उसके बाद इस शेड्यूल में आना है ये चेक करने के लिए कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है। बहुत पहले एक अमेंडमेंट भी आया था जिसमें ये बहुत क्लियरली कह दिया गया था कि ये शेड्यूल 2 नहीं डिसाइड करेगा वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट। शेड्यूल 2 केवल ये डिसाइड करेगा वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और वेदर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि ये सप्लाई है कि नहीं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, दिस सर्कुलर टेक्स द डेफिनेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम द अर्स्टवाइल डिजाइन सर्विस टैक्स के रिजीम से सर्विस का डेफिनेशन लेता है, जहां की लिखा हुआ है कि सर्विस मतलब एनी एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर अनदर फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए तभी वो सर्विस होगा। लेकिन जीएसटी लॉ में सर्विस को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया गया। इट्स अ नेगेटिव डेफिनेशन, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। बट दैट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि यहां पे टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज सप्लाई, और सप्लाई के डेफिनेशन में बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। तो रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी कि भाई इन सब केसेस में कॉम्पेंसेशन, पेनल्टी, डैमेजेस, ये सब केसेस में टैक्सेबिलिटी है कि नहीं, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इज कि कंसिडरेशन है कि नहीं। भाई वी हैव टू डिफरेंशिएट, दिस सर्कुलर हैज सेड द डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड कॉम्पेंसेशन। अगर कंसिडरेशन होगा तभी वो सप्लाई होगा, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड कॉम्पेंसेशन? कंसिडरेशन मतलब हो गया कि इन दिस बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व विल बी बेनिफिटेड, one in the form of getting the consideration and other in the form of getting some services or goods। क्योंकि हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं पॉइंट पैरा 5 की, तो मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं। तो भाई एक बंदे को कंसिडरेशन मिलेगा तो दूसरे बंदे को कोई सर्विस मिलनी चाहिए, तभी वो सप्लाई होगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में तीन बातें कही गई है। टू डू एन एक्ट, तो भाई टू डू एन एक्ट क्या हो गया बेसिकली कि सपोज आप कोई ऐसा काम करो, टेक फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सर्कुलर का एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई एक सोसाइटी है, उसके बगल में एक इंडस्ट्री है। अब उस इंडस्ट्री में पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, लेकिन वो पोल्यूशन इज विद इन द परमिसेबल लिमिट, सो दैट इज टोटली लीगल। बट वो सोसाइटी चाहती कि नहीं वो भी जनरेट, उतना भी पोल्यूशन नहीं हो, तो वो कोई एक ऐसा इक्विपमेंट लगा ले जिससे पोल्यूशन नहीं हो। एंड फॉर दैट सोसाइटी इज रेडी टू गिव सम कंसिडरेशन टू द इंडस्ट्री। तो नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इंडस्ट्री विल रिसीव सम कंसिडरेशन, ओके, और सोसाइटी को क्या मिलेगा? सोसाइटी को मिलेगा बेटर एयर, लेस नॉइस पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन कम मिलेगा। तो सोसाइटी को भी एक बेनिफिट मिल रही है, उसके बदले में वो कंसिडरेशन पे कर रही है। और इंडस्ट्री क्या करेगा? कंसिडरेशन लेके कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करेगा। सो दिस इज डेफिनेटली कवर्ड इन सप्लाई, और सप्लाई होने के बाद ये किस में आ जाएगा? टू डू एन एक्ट। तो डेफिनेटली दिस विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, तो ये बिल्कुल जीएसटी में चार्ज होगा। सेकेंड, नॉट टू डू एन एक्ट, इट्स वेरी मच लाइक नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट। भाई मैंने कोई कुछ बनाया ऐसा, लेकिन अब दूसरे के साथ कोई डील हो रही है कि मैं भाई उस चीज को प्रमोट नहीं करूंगा या मैं अपने नाम से सेल नहीं करूंगा,
तो इसका एक मैंने नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं, आई विल बी गेटिंग सम कंसिडरेशन, और सामने वाला बंदा जो मेरे को कंसिडरेशन दे रहा है, व्हाट ही विल बी गेटिंग, कि मैं वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बना रहा हूं, तो डेफिनेटली उसका कंपटीशन रिड्यूस हो रहा है, तो उसकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो ही इज ऑल्सो गेटिंग वन सर्विस। तो यहां पे भी क्या हो गया, बाइलैटरल बेनिफिट है, तो डेफिनेटली ये भी कंसिडरेशन और सप्लाई है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगी। एक और पॉइंट था, कुछ एक्ट टॉलरेट करने के लिए, यहां पे बाइलैटरल बेनिफिट होना चाहिए, तभी होगा। टेक फॉर एग्जांपल, भाई एक सोसाइटी है, मैं सर्कुलर एग्जांपल ले रहा हूं, एक सोसाइटी है, वहां पे कुछ हॉकर्स लोग अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो ठीक है, सोसाइटी ने कहा आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सोसाइटी को कुछ अमाउंट कंसिडरेशन मिल रहा है, और बदले में वो क्या कर रहे हैं, एक्ट टॉलरेट कर रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली हॉकर्स बैठेंगे तो कुछ तो इंटरप्शंस हो गई, तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग सम कंसिडरेशन, बदले में उनको कुछ एक एक्ट टॉलरेट करना पड़ रहा है। और हॉकर को क्या मिल रहा है, उसको भी एक बेनिफिट मिल रही है, वो वहां से बिजनेस जनरेट कर पाएगा, तो ये एक बेनिफिट मिल रही है। सो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो बी ए सप्लाई एंड विल सब्जेक्ट टू जीएसटी एज पर द अदर प्रोविजंस, जो भी एप्लीकेबल प्रोविजन अगर है, तो डेफिनेटली यहां पे भी जीएसटी होगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल में लॉ का इंटेंशन पहले भी यही था, भाई अपने इंटरप्रेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे, पहले भी यही था कि भी पहले सप्लाई होना चाहिए, और सप्लाई होने के लिए एक बाइलैटरल बेनिफिट होना चाहिए, वन इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन टू वन पार्टी इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन एंड अदर पार्टी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज और गुड्स। उसके बाद ये देखना था, लेकिन अभी तक लोग क्या कर रहे थे, सिंपली जो भी पैसा आ रहा है, जो भी कॉम्पेंसेशन आ रहा है, सब कुछ जीएसटी में, भाई टू अवॉइड लिटिगेशन। लेकिन जहां पे बड़े बड़े अमाउंट इन्वॉल्व थे, ऑब्वियसली भाई मेरे पास भी जो अगर ऐसे कुछ केसेस आए थे, तो मैंने भी यही कहा था कि नहीं, वी कैन फाइट फॉर इट, इस पे जीएसटी नहीं होगा, कंसिडरिंग द टेक्निकलिटी। अगर आप लैंग्वेज प्रॉपर्ली पढ़ो तो बिल्कुल जीएसटी नहीं होना चाहिए। और ये सर्कुलर है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो चीजें है उसी को क्लियर किया गया, तो डेफिनेटली लॉ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही अभी है, इसको क्लियर किया जा रहा है। जो ऑफिसर्स लोग भी अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या एडवांस रूलिंग आई थी, वो सारी चीजों को टेक केयर करके क्लियर कर दिया। केवल ये तीन ही चीज जगह पे जहां पे बाइलैटरल बेनिफिट है, केवल वहीं पे जीएसटी अप्लाई होगा, अदरवाइज जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। टेक फॉर एग्जांपल सम लिक्विडेटेड डैमेजेस, लाइक हम लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, संग में लिखा अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाएगा, मान लो मैंने कुछ गुड्स डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट अगर फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली आई विल पे सम कॉम्पेंसेशन। सो नाउ दिस इज अ कॉम्पेंसेशन, अगर मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो डेफिनेटली आई हैव टू पे कॉम्पेंसेशन। बदले में मेरे को क्या मिला, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, भाई मेरे को कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने कुछ फॉलो नहीं किया, कुछ टर्म्स को मैं फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा है। और सामने वाले बंदे को क्या मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, बट उसका ऑब्जेक्टिव इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं था कि कॉम्पेंसेशन लेना। तो इस टाइप के कॉम्पेंसेशन जहां पे बाइलैटरल बेनिफिट्स नहीं है, डेफिनेटली दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू जीएसटी, वो सप्लाई नहीं होगा, वो जीएसटी में नहीं आएगा। सिमिलरली भाई हमने कोई फ्लैट बुक किया कोई प्रोमोटर के संग, लेकिन वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पाया, उसके लिए वो कॉम्पेंसेशन दे रहा है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं था कि कॉम्पेंसेशन लेना और देर से डिलीवरी लेना, नॉट एट ऑल। मेरे को कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है, लेकिन सामने वाले बंदे प्रोमोटर को क्या मिल रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। सो अगेन इट्स अ यूनिलैटरल बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन, इट्स एन इवेंट जिसके लिए एक मनी फ्लो हो रही है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोथ साइड बेनिफिट होनी चाहिए, तभी जीएसटी होगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं होगा। टेक फॉर एग्जांपल चेक डिसऑनर चार्जेस। अरे भी कोई भी बंदा चाहेगा क्या उसका चेक डिसऑनर और मैं कॉम्पेंसेशन ले लूं, भाई डेफिनेटली मेरे एग्रीमेंट में लिखा हुआ अगर चेक डिसऑनर होगा 5000 रुपीज में कॉम्पेंसेशन लूंगा, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सामने वाले का चेक डिसऑनर हो मैं कॉम्पेंसेशन लूं। तो अगर मेरे को कॉम्पेंसेशन मिल रहा है क्योंकि कोई चेक डिसऑनर हुआ मेरे पार्टी का, तो डेफिनेटली आई एम गेटिंग सम कंसिडरेशन, but what is the counterparty getting? He is not getting anything, he is not getting any benefit. So again it is not a supply, क्योंकि सप्लाई होने के लिए सर्विस का सप्लाई होना चाहिए और बदले में कंसिडरेशन आना चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, तो यहां पे भी डेफिनेटली जीएसटी नहीं होगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्रिटिकली कि बाइलैटरल बेनिफिट होगा तभी जीएसटी है, अदरवाइज जीएसटी नहीं होगा। लाइक टेक सम एग्जांपल, हमने कोई कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था, उसमें क्लॉज था कि अगर आप कैंसिल करते हैं 10 दिन 15 दिन पहले 1 लाख रुपया आपकी पेनल्टी। अब यहां पे जीएसटी होगा, द रीजन बीइंग कि भाई जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट बुक किया तो सामने वाले ने भी तो कई सारे अरेंजमेंट्स किए होंगे, उसने भी वेन्यू बुक किया होगा, कई मैन पावर को रिक्रूट किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। तो अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो ही इज गेटिंग 1 लाख रुपीज फॉर द अरेंजमेंट्स दैट ही हैड ऑलरेडी डन।
सो डेफिनेटली उसके लिए उसको पैसे देने, तो उसके लिए उसको एक कंसिडरेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे जीएसटी होगा। लेकिन यहां पे जीएसटी 18% की रेट से नहीं होगा, जो कि पहले बहुत लोग करते थे। बहुत क्लियरली सर्कुलर में बोला है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट थी, जैसे कैटरिंग में वी कैन अज्यूम 5% रेट है जीएसटी की, ऑब्वियसली होटल वगैरह में नहीं है तो मैं मान लिया, तो भाई वहां 5% अगर प्रिंसिपल सप्लाई की रेट हो तो यहां पे जीएसटी भी 5% से होगा कैंसिलेशन के ऊपर, अलग से कोई 18% की रेट चार्ज नहीं होगी। सिमिलरली कोई पार्टी लेट से पेमेंट करता है, उसके लिए इंटरेस्ट है, उस पर भी जीएसटी होगा, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई है और वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ इस तरह का कोई चार्जेस वगैरह, तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस पर भी जीएसटी रेट क्या होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी की जीएसटी रेट होगी। सो इट्स अ वेरी वेलकम सर्कुलर। यहां पे उन्होंने सर्विस को बहुत अच्छे से कहा है कि भाई सर्विस टैक्स से डेफिनेशन लेके कंसिडरेशन और कॉम्पेंसेशन में फर्क बताया, सप्लाई पे फोकस किया, पहले सप्लाई होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग को ये स्केड्यूल देखना है। तो बाइलैटरल बेनिफिट चेक कीजिए, तभी जीएसटी होगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं होगा। थैंक यू सो मच।